नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं कहानी में ट्विस्ट। और कहानी में ट्विस्ट में हमारे साथ फोन लाइन पे बाबा होंगे, लेकिन फिर तेजस्वी पर भारी पड़े हैं सीएम नीतीश कुमार। महागठबंधन की चाल पर नीतीश की चाल ऐसी चली है कि कुर्सी से कोसों दूर रह जाएंगे लालू के लाल। और इसी मुद्दे पर कहानी में ट्विस्ट पर आज हमारे साथ फोन लाइन पे बाबा है। हम बाबा से जुड़ते हैं। बाबा, आखिरकार नीतीश कुमार रातों रात वो कौन सा चाल चल दिए कि लालू के लाल जो है वो कोसों दूर रह जाएंगे कुर्सी से? अ, विकास, आप जानते हैं कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में पिछले 20 साल से हैं और वो 20 साल से इसलिए हैं क्योंकि उनकी रणनीति अब तक कोई समझ नहीं पाया है। आप जानते हैं कि वो टीम ज़्यादा बेहतर हो करती है जो प्लानिंग करके किसी भी गेम को करती है और गेम खेलती है। नीतीश कुमार के साथ भी वही है, वन मैन आर्मी है और नीतीश कुमार की रणनीति को समझना किसी के बस में नहीं है। नीतीश कुमार को लेकर के चाहे जितनी भी बातें की जाए, लेकिन जब वो रणनीति बनाते हैं तो उस रणनीति के पीछे उनका लॉन्ग टर्म प्लान होता है। नीतीश कुमार के साथ सरकार में डिप्टी सीएम रह चुके तेजस्वी यादव बार-बार नीतीश कुमार को लेकर के कई तरह की बातें कह रहे हैं। आपको याद होगा कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि अब वो बूढ़े हो गए हैं, अचेत हो गए हैं, अब उनके पास कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे कि वो आगे बढ़ सकें। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, मानसिक रूप से वो ठीक नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार को आपने देखा है क्या कि किसी तरह से वो किसी मंच पे खड़ा होकर के और कोई ऐसी बातें कर दें जिससे लगे कि वो मानसिक रूप से अचेत हैं? जब भी भाषण देने की बात होती है, तो वो खुल कर के भाषण देते हैं। इसके बीच में आपने प्रशांत किशोर का भी सुना होगा, जिनकी रैली हाल ही में बहुत दावे के साथ रैली किए थे और फ्लॉप हुई थी। उन्होंने भी कहा था कि बूढ़े हो गए हैं, अब वो कुछ नहीं कर पाते हैं। लेकिन कभी आपने देखा है कि माने बूढ़ा बैल जो है, वो खेत जोतना थोड़े भूल जाता है। उसको अपनी चीज़ें याद रहती है। आप किसी दृष्टिभंग आदमी को जिसके रोशनी नहीं हो आँखों की, उस आदमी को आप देखे हैं हाथ पकड़ के जो लोग चलाता है और वो अपने छड़ी के सहारे बहुत दूर तक चला जाता है। तो सीधी-सी बात है कि आप समझिए कि आप नीतीश कुमार को लेकर के जो रणनीति बना रहे हैं और जो सोच रहे हैं कि नीतीश कुमार समाप्त हो गए हैं और नीतीश कुमार कुछ नहीं कर पाएँगे, तो नीतीश कुमार के साथ एक बड़ी बात रही है कि वो सेंसिटिव मुद्दों पर बहुत ज़्यादा बोलते नहीं हैं, एक्शन करते हैं। खास करके अगर बिहार की राजनीति की बात करें तो नीतीश कुमार को लेकर के उन्हें मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा था। उनकी विरासत का दावेदार कौन होगा, इस बात को लेकर के चर्चा चल रही थी। इसके साथ-साथ कहा यह जा रहा था कि कौन उनके विरासत को सँभालेगा। इन सभी बातों को लेकर के चर्चाएँ चल रही थी। इस बीच में आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने भी नीतीश कुमार के सामने अपना हथियार डाल दिया। तो दूसरी तरफ आप देखे होंगे कि नीतीश कुमार को लेकर के 2024 से पहले जो प्लान बनी थी, 2022 से लेकर 2024 तक नीतीश कुमार ने एनडीए से बाहर रह करके जिस तरह की रणनीति बनाई थी और गैर भाजपाई दलों को एकजुट किया था, उससे आपको साफ लग गया होगा कि नीतीश कुमार में वो क्षमता है कि वो कभी भी किसी भी तरह का कोई भी ऐसा गठबंधन या कोई भी ऐसा काम कर सकते हैं जिससे कि सामने वाले को परेशानी हो और सामने वाला छत-बिछत हो जाए। यही स्थिति रही है और राष्ट्रीय जनता दल को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल में भले ही तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को बहुत नहीं समझे हैं, लेकिन लालू प्रसाद नीतीश कुमार को बहुत समझते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के एमएलए आपने देखा होगा कि सुनील सिंह लगातार हमला करते हैं और उनके हमले में किस तरह की बातें रहती है, किस तरह का बात होता है, ये भी आपने देखा होगा। इस बीच में आपने एक और बड़ी बात देखी होगी कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को पास कराए जाने के समय में नीतीश कुमार जब पक्ष में थे, तो उस समय उन पर हमला कितना हुआ था। वक्फ बिल जेडीयू के समर्थन से नीतीश को मुस्लिम विरोधी साबित करने की माने भरपूर कोशिश की गई थी। इस मौके को गंवाना नहीं चाहते थे और कहीं न कहीं इसमें आपको बता दें कि जब नीतीश कुमार इसका समर्थन कर रहे थे, तो नीतीश कुमार इस पर कोई बात नहीं बोल रहे थे, बल्कि उनकी टीम जो है समर्थन में कई तरह की बातें कह रही थी। इस संशोधन विधेयक से क्या फ़ायदा और क्या घाटा होना है, ये नीतीश कुमार को अच्छी तरह से पता था। नीतीश कुमार ये भी जानते थे कि इससे मुस्लिम समाज नाराज़ हो सकता है। तो जैसा कि उन वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के नीतीश कुमार के समर्थन को लेकर आपने देखा भी होगा कि जब उन्होंने इफ्तार पार्टी दिया था तो उसके लिए एक चिट्ठी निकाल करके मुस्लिम संगठनों ने नीतीश कुमार का बहिष्कार किया था। ये सारी बातें देखने और समझने को मिली। इन सारी बातों में एक बात तो साफ-साफ नज़र आ रही है कि कहीं न कहीं नीतीश कुमार ने जब ये फैसला लिया है कि वक्फ बोर्ड बिल का वो समर्थन करेंगे, तो इसके पीछे उनकी रणनीति ज़रूर रही होगी। अब इसको लेकर के आपने देखा होगा कि किस तरह से उन्होंने रणनीति बनाई है और उनके मुस्लिम नेता जो हैं, उनकी पार्टी के,
वो मोर्चा संभाल चुके हैं। नीतीश कुमार के बारे में विपक्ष बता रहा है कि वक्त मुद्दे पर नीतीश कुमार नहीं बोल रहे हैं। इससे जाहिर है कि विपक्ष का साहस बढ़ रहा होगा। जेडीयू के कुछ छोटे नेता जो हैं वो इसका विरोध भी कर रहे थे। इसको लेकर के आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार के पूरे इस मामले में नीतीश कुमार कटघरे में खड़े थे और मुस्लिम संगठन ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करना बंद करें, नहीं तो आगे उनको हम लोग दिखा देंगे, बता देंगे, समझा देंगे। बहुत तरह की बातें चल रही थी। अब जी। इस पूरे मामले को लेकर के मुस्लिम कम्युनिटी ने जेडीयू नेता वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर के आसमान सिर पर उठाए हुए थे। उन्हें इन लोगों ने जवाब दे दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि जेडीयू ने क्यों बिल का समर्थन किया है। इसके साथ जोरदार ढंग से यह स्थापित करने की कोशिश की गई है कि यह मुस्लिम समाज के लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद और उनके लिए हितैषी बिल है। इस बात को लेकर के आपने देखा होगा कि मुस्लिम संगठन में जो कमजोर तबके के लोग हैं, जो हाशिए पर खड़े हैं, जो पासमंदा हैं, उन लोगों के लिए इस बिल में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के आगे आने वाले समय में उन्हें फायदा मिलने वाला है। और इस बिल में संशोधन जो किया गया है, नए कानून बनाए गए हैं, उससे बहुत फायदा होने वाला है। इस बात को समझाने के लिए एक तरफ जहां आपने देखा होगा जनता दल यूनाइटेड, वहीं दूसरी तरफ उनका अनुसरण नीतीश कुमार करते हुए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के अन्य घटक दल भी अब अपने लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को, खास करके अपने मुस्लिम नेताओं को उन सभी लोगों के पास भेज रहे हैं। हर जगह जाकर के वो बताएंगे कि इस बिल के फायदे क्या हैं। हालांकि आपको ये भी पता होगा कि इस बिल को लेकर के याचिका भी दाखिल की गई थी, जिस पर सुनवाई चल रही है और 1 सप्ताह के लिए उस पर स्टे ऑर्डर भी आया हुआ है। कोई भी नया परिवर्तन नहीं हो सकता है, लेकिन कानून की शक्ल में आ गया है। अब बहुत ज्यादा चीज इसमें होने वाली बात नहीं है। हाँ, हो सकता है कि कुछ संशोधन कराने के लिए, कुछ और इसमें अमेंडमेंट के लिए कोर्ट कह सकता है, लेकिन ये तो ऑलरेडी कानून बन गया है। और इस कानून के बनने से अब आप देखे होंगे कि मुस्लिम समाज के लोग भी इस पर इसका समर्थन करने लगे हैं। ये नीतीश कुमार की रणनीति है और नीतीश कुमार इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि सीएए का समर्थन उन्होंने किया था। इससे पहले आपने देखा होगा नोटबंदी का समर्थन किया था। ये सभी बातें अब लोगों के जहन में है। राष्ट्रीय स्तर पर के मुद्दे को लेकर के जिस तरह से नीतीश कुमार विरोध में, नीतीश कुमार नहीं रहते हैं और समर्थन और विरोध का पता नहीं चलता है कि नीतीश कुमार इस आखिर करना क्या चाहते हैं। खास करके इन सारे संवेदनशील मुद्दों पर, जैसा कि पहले भी मैंने बताया कि नीतीश कुमार चुप्पी रह करके इसको वेट एंड वॉच की स्थिति में रहते हैं। आपने देखा होगा कि बिहार में भी कई बार ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई हैं जिसमें शराबबंदी के समय में जहरीली शराब से लोगों की मौत हुई। विपक्ष कितना हमलावर था, यहाँ तक कि जब भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार से अलग थी तब कितना हमला किया था। और इन सारे मुद्दों पर नीतीश कुमार चुप रहे और अंततः उस पर एक्शन हुआ और जिन लोगों के कारण ये सब कुछ हुआ था उन लोगों की गिरफ्तारी भी हुई और सजा भी हुई। खैर, इन सारी बातों को लेकर के जिस तरह की स्थितियां पैदा हो रही है उसमें वक्त मुद्दे पर सहयोगी भाजपा के संबंधों को लेकर के और उनके साथ बनाए रखने के लिए नीतीश कुमार पूरी तरह से तैयार है। मीडिया के सामने उन नेताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि वक्त बिल पर जेडीयू के समर्थन की वजह क्या रही है। जेडीयू ने 5 आपत्तियां इस मुद्दे पर बनी संयुक्त संसदीय समिति के सामने रखी थी और उन पर संशोधन किया गया है। विरोध का कोई औचित्य होता ही नहीं है, ये बात नीतीश कुमार की तरफ से साफ कर दिया गया है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि तेजस्वी यादव अब भी इस मुद्दे पर फायदे की उम्मीद में पाले हुए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि चुनाव में इसका बहुत ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। हाँ, खास करके जिन लोगों को वक्त कानून से पहले फायदा हुआ करता था वो तेजस्वी यादव के पक्ष में जरूर रह सकते हैं। इन सभी बातों को लेकर के जब नीतीश कुमार की बात होती है तो आपको याद होगा एक प्रसंग इसमें मैं जोड़ना चाहूंगा कि जब नीतीश कुमार दिल्ली गए थे मनमोहन सिंह की मृत्यु के बाद उनके परिजनों से मिलने के लिए, तब एक चर्चा खूब जोरों पर थी। वो चर्चा थी कि नीतीश कुमार और कांग्रेस के नेताओं के बीच में कोई गुप्त मीटिंग हुई है। और उसके बाद आपने देखा भी होगा कि कांग्रेस का एंगल जो है चेंज हुआ था। कांग्रेस का एंगल चेंज होने के बाद कांग्रेस ने नीतीश कुमार को अपने विरोध का हिस्सा नहीं रखा था, जबकि भारतीय जनता पार्टी पर हमला कर रही थी। और यही सिलसिला आपने देखा होगा कि महागठबंधन के एक बड़े घटक दल राष्ट्रीय जनता दल भी करती है। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ भी नीतीश कुमार को कम और भारतीय जनता पार्टी पर ज्यादा हमला किया जाता है। खास करके कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पर नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश करते हैं तेजस्वी यादव, लेकिन लालू प्रसाद को आपने देखा होगा कि वो नीतीश कुमार पर कम ही बोलते हैं। खैर, इन सारी बातों को लेकर के जिस तरह का परिस्थिति पैदा हुआ है उस तरह से आपने देखा भी होगा कि एक छत्र राज करने वाले महागठबंधन में तेजस्वी यादव को अचानक से मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने से कांग्रेस ने इनकार कर दिया है। अब ये बात किसको पता नहीं है, कोऑर्डिनेशन कमेटी का चीफ उन्हें जरूर बनाया गया है। इसके पीछे भी एक रणनीति है। आने वाले समय में जिस तरह से कांग्रेस
अपने सहयोगी को लेकर के तेजस्वी यादव मुकेश सहनी को लेकर के अपना वर्चस्व बनाए हुए है और दबाव बना रहे हैं, उसी तरह से कांग्रेस ने भी अपने लिए इस तरह का व्यक्ति खोज लिया है, इस तरह का एक संगठन खोज लिया है जो कांग्रेस के साथ चल सकता है। मैं आईपी गुप्ता की बात कर रहा हूं, वो अब अपनी पार्टी बना करके और अच्छा प्रदर्शन करके उन्होंने ये साबित कर दिया है कि उनके पास भी वोट बैंक है और वो काफी मजबूत भी हैं। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार की रणनीति काम कर गई है और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया जाना इस बात की तरफ इशारा करता है कि अभी बहुत सारा पेच है। हालांकि चुनाव से पहले की ये सारी रणनीतियां हैं और 7 महीने पहले की हैं। 7 महीने में अभी बहुत सारी राजनीतिक परिस्थितियां बदलेंगी विकास, और उसके बाद बिहार की राजनीति में कुछ होने वाला है। लेकिन तत्काल अगर बात करें हम नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार की रणनीति काम करना शुरू कर चुकी है और नीतीश कुमार की रणनीति जब काम करना शुरू करती है तो परिवर्तन होते हैं। सीधी तौर पे आप देख सकते हैं इसमें फिर से तेजस्वी पर भारी पड़ गए हैं नीतीश कुमार और महागठबंधन पर पूरी तरह से उनकी चाल का असर हो गया है। कुर्सी से कोसों दूर अभी नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव। अगर आंकड़ों की दृष्टि से भी देखें और संगठन की दृष्टि से भी देखें तो एनडीए गठबंधन जितना एकजुट अगर रह पाता है और इसी फ्रेम में वो चुनाव लड़ता है तो निश्चित रूप से आने वाला चुनाव जो है वो मजबूत पकड़ जो है वो एनडीए गठबंधन का बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि महागठबंधन भी कमजोर नहीं है, जिस तरह के गठजोड़ बन रहे हैं और मुकेश सहनी के आने के बाद आईपी गुप्ता अगर आ जाते हैं तो उसके बाद टक्कर जो है वो बराबर की होगी। लेकिन तेजस्वी यादव का चेहरा सामने नहीं करके कांग्रेस ने कहीं ना कहीं एक बात तो जरूर कर दिया है कि अभी भी नीतीश कुमार की जो नीतीश कुमार को महागठबंधन की तरफ लाने की जो एक कवायद है वो बंद नहीं हुई। जी बाबा, तो ऐसे में तेजस्वी यादव के पास रास्ते क्या बचते हैं? क्योंकि तेजस्वी यादव तो सीएम बनना चाहते हैं, मुकेश सहनी डिप्टी सीएम बनना चाहते हैं और कांग्रेस तैयार नहीं हो रही है, तो इसके पीछे कारण क्या कुछ हो सकते हैं? देखिए, डिप्टी सीएम की बात जहां तक आपने बताया तो डिप्टी सीएम वाला रास्ता तो हमेशा खुला रहता है। डिप्टी सीएम एक से लेकर के कई हो सकते हैं, लेकिन इस चुनाव में जिस तरह की परिस्थिति बनी है आप देखे होंगे कि टक्कर बराबर का हो रहा है। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि एक तरफ महागठबंधन और दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन, दोनों ही गठबंधन बहुत मजबूत है। लेकिन इसके साथ साथ बाकी के जो दल हैं और छोटे छोटे जो क्षेत्रीय दल हैं, जातीय दल बने हुए हैं, उनका असर क्या होता है चुनाव में? इस बार टक्कर कांटे की होने वाली है। दोनों ही गठबंधन बराबरी पर टिके हुए हैं। एक तरफ आप देख लीजिए कि तेजस्वी यादव अगर कोऑर्डिनेशन कमेटी या फिर जो भी उनको बनाया गया हो उसको लेकर के आपने देखा होगा कि वोट बैंक जो है उधर भी मैंने उसी अंदाज में है, 40 से 42% है। तो दूसरे तरफ भी 40 से 42% पांचों अगर एक साथ रह जाते हैं एनडीए में तो वही स्थिति है। तो इन सारी परिस्थितियों में एक बात तो साफ नजर आती है कि चुनाव के बाद की जो परिस्थिति होगी उसको लेकर के अभी से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और उसी को लेकर के ये बार बार कांग्रेस समझ रही है कि अगर वो दबाव बना करके रखेगी तो उसे भी अच्छी सीटें मिलेंगी, उसे भी मन मुताबिक सीटें मिलेंगी और ऐसी स्थिति में वो बेहतर प्रदर्शन कर सकती है 2020 के बनिश पर। जी चलिए, कहानी में ट्विस्ट में बाबा आपको बताने की कोशिश कर रहे थे कि सीएम नीतीश कुमार जो है वो रणनीति बनाना शुरू कर दिए हैं। वो रणनीति किस तरीके से तेजस्वी यादव को कुर्सी से कोसों दूर रखेगी और तेजस्वी यादव का समीकरण किस तरीके से कहानी खत्म की ओर बढ़ेगा, यहाँ पर नीतीश कुमार जो है वो लगातार अपने रणनीति में महागठबंधन को फंसाते हुए, उलझाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा साथ, दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है,
ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।